कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पूरी मेहनत से आप नीट की तैयारी में लगे हुए हैं। एनटीए भी आप लोगों के लिए डेली के डेली एक क्वेश्चन पेपर अपडेट करती है। हमने कल क्वेश्चन नंबर जो टेस्ट नंबर था 97 वो देखा था, और आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज टेस्ट नंबर 98। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है। कई बार आता है कि सर हमने तो सबमिट कर दिया, फिर से कैसे यूज करें? तो बेटा आप कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर यूज करके उसको फिर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आंसर लिखता हुआ जाता हूं। बेटा पहला क्वेश्चन जूलॉजी का है, विच ऑर्गन इज ओवल इन शेप, हैज ए डेंस कवरिंग एंड लाई इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। तो सीधी सी बात है, किसके बारे में बात करने लग रहा है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल की बात आ गई तो टेस्टिस। तो पहले का जाएगा आपका दैट इज सी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन है बोटनी का क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ओनली, विच टर्म इज इक्विवेलेंट टू द फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। देखो अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो तो आप फाइलम यूज करते हो, और अगर आप इसी में प्लांट की बात करें तो आप फाइलम यूज ना करके बल्कि आप क्या लिखेंगे? डिवीजन लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जो फाइलम है दैट इज इक्वल टू द डिवीजन। फाइलम वर्ड किस में यूज होगा? एनिमल के केस में, और जबकि डिवीजन किस में होगा? प्लांट के केस में होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज सी। नेक्स्ट वन दैट इज थर्ड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर। ये हमने टेक्निक पढ़ी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो कहां पर आ जाएंगे? हमेशा आगे की तरफ, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और फिर सबसे बड़े। तो साइज के अकॉर्डिंग ये अरेंज होने लग रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर आएगा दैट इज डी। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिगार्डिंग है, राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कोलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट एंड गेट अटैच्ड टू एपिडर्मिस एंड द रूट हेयर। पहले स्टेप है, सही है। दूसरा, सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कर्ल इज टू द, इसको बेंड करने में हेल्प करता है, ये भी सही है। तीसरे के वस्कुलर कनेक्शन के साथ में नोड्यूल बनेगा, बिल्कुल सही है। लास्ट वन देखा, इन्फेक्शन थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द जाइलम एंड फ्लोएम, दैट वन इज द रोंग। क्योंकि बेटा जो बैक्टीरिया रहेंगे वो कहां पर रहेंगे? कोर्टेक्स के अंदर रहते हैं, जहां पर नोड गांठ बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर आ जाएगा दैट इज डी। बेटा नेक्स्ट वन इज द व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक की बात करें तो वो अलग अलग पोजीशन पर हो तो आप उसको नॉन एलिलिक जीन बोलते हो, इट इज नोन एज। तो बेटा इसमें आएगा आपका फिफ्थ में दैट इज, अगर नॉन एलिलिक की बात करें दैट इज द एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। ठीक है, अगर सप्रेस करे तो एपिस्टेटिक जीन, और अगर वो सप्रेस हो तो हाइपोस्टेटिक जीन उसको बोल देंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको पता ही है कि तब दोनों के जीन आपस में इक्वली एक्सप्रेस करें, मिलके कोई नया कैरेक्टर दे दे तो आप इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल देते हो। बेटा नेक्स्ट वन है, प्लांट लाइक इंडिगोफिरा, सबसेनिया, ल्यूपिन एंड ग्राम। इसके क्या क्या फीचर होंगे ये आपको बताने हैं। देखो, शो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, बिल्कुल सही है। बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी, दैट इज द राइट वन। एक्टिनोमॉर्फिक, गलत। तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपका डी। सिक्स का जाएगा दैट इज डी। दोनों स्टेटमेंट कैसी है? सही है, जाइगोमॉर्फिक भी है और फेबेसी फैमिली से भी रिलेट करने लग रहा है। उसके बाद में है नेक्स्ट वन, इन टेरिडोफाइटा स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। बेटा आपने पढ़ी होगी टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल कि तभी स्पोर बनते हैं, तो स्पोर ग्रो करने के बाद में एक इनकंस्पीशियस स्ट्रक्चर देते हैं जो ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक नेचर की होगी, जिसके ऊपर आर्किगोनियम और एंथीडियम भी अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोथैलस। तो बेटा सेवंथ का जाएगा दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट वन है दैट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको गलत बताना है। आपको पता है कि इसमें से गलत कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन था,
लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा जिसमें दे रखा आर्की बैक्टीरिया और सामने दे रखा साइनोबैक्टीरिया। बेटा आर्की बैक्टीरिया तो वो होते हैं जो ड्रास्टिक कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, और जबकि साइनोबैक्टीरिया तो वो आपके नॉर्मल कंडीशन में मिल जाती है। ठीक है, तो 8th का जो डी है दैट इज द रॉन्ग वन, तो डी आंसर रहेगा। बेटा नेक्स्ट है 9th, इन द डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म मेगास्पोर मदर सेल इज सिचुएटेड विद इन द न्यूसेलस। कहां पर होगी? आप लोग ओव्यूल का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, दीज आर द इंटेगुमेंट, इसके नीचे यहां पर न्यूसेलस टिश्यू था कंप्लीट ये। तो जो मेगास्पोर मदर सेल मिलती है वो बेटा यहां पर मिलती है, तो ये किसके पास में हो गई? नियर टू द माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ हो गई, तो इसमें आंसर हो जाएगा दैट इज टुवर्ड द माइक्रोपाइल। तो 9th का ए। उसके बाद बेटा 10th, स्टोनी एंडोकार्प इज प्रेजेंट इन। बेटा ग्राउंडनट और मैंगो दोनों में मिलते हैं, लेकिन देखो यहां पर जो कोकोनट जो फ्रूट दे रखे दैट इज ऑफ द पोम के दे रखे, लेकिन एक्चुअली में ये भी क्या है? ड्रूप है। तो जो सही मैचिंग दे रखे दैट इज बी, तो बेटा 10th का आएगा बी। बाकी की रॉन्ग मैचिंग दे रखी है, या फिर उनमें एंडोकार्प सॉफ्ट होगा। बेटा नेक्स्ट वन है इन लीची द थर्ड इंटेगुमेंट विच डेवलप फ्रॉम द फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ द ओव्यूल इज। अगर नीचे से फ्यूनिकल ऊपर की तरफ जाए और पूरी की पूरी ओवरी को कवर कर दे और फ्लैसी या फिर ड्राई हो जाए तो दैट इज नोन एज द एरिल। तो बेटा यहां पर आ जाएगा 11th का दैट इज डी, एरिल आ जाएगा। सार्कोटेस्टा और स्क्लेरोटेस्टा ये दो आपने लेयर पड़ी हुई हैं, तब आप जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल की बात करते हो। ओपरकुलम की बात करो तो माउथ के लिए वर्ड यूज करते हो ओपरकुलम। एक दे रखा है कैरेंकल। बेटा जो कैरेंकल है वो भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। कैरेंकल जो फीचर दैट इज मेन फीचर ऑफ द कैस्टर सीड। ये कैस्टर सीड है जिसकी आउटर इंटेगुमेंट इस कैरेंकल के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, दिस वन इज द कैरेंकल, दिस वन इज द आउटर इंटेगुमेंट मॉडिफिकेशन, जो कैसे होगी? लिपिड की बनी होगी या फिर फैटी नेचर की होगी, जो सिक्रेटरी नेचर की होगी, म्यूकस रिलीज करेगी, जिसकी वजह से सॉइल सॉफ्ट होती है और ये सीड को पेनिट्रेट करने में या फिर जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। तो यहां पर बेटा 11th का आंसर आएगा डी। नेक्स्ट वन है दैट इज 12। अच्छा क्वेश्चन दे रखे है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर द ओनली ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन दैट अकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। बेटा किस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा? तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां पर इसमें आप बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन तब होता है तो वहां पर NAD किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? NADH प्लस H के अंदर कन्वर्ट होती है, और यहां पर एडिशन हो रहा था H3PO4 का एडिशन होता है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, और ये 1,3 बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होती है। तो बेटा देखो यहां पर ऑक्सीजन ऐड होने लग रही है, तो क्यों होने लग रहा है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होने लगती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 12th का दैट इज द B1। नेक्स्ट वन आगे बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा दे रखे जेनेटिक्स का। ऐसे क्वेश्चन आजकल जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कलर ब्लाइंड मैन, मैं 13th क्वेश्चन की यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एक कलर ब्लाइंड मैन, ये कंडीशन दे रखी है, मैरिज ए वुमेन हु इज कैरियर फॉर द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के लिए वो कैरियर है, दोनों की शादी हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द प्रोजेनी। आने वाली संतान के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? बेटा ऐसे केस में दोनों के अंदर क्रॉस करवा दें, एक तरफ मेल की प्रोजेनी लिख दें, एक तरफ फीमेल की लिख दें, और इस क्रॉस को हम करें देखिए, ये पुण्य स्क्वायर बॉक्स फिल कर दोगे। अब इसमें स्टेटमेंट देखो, पहली से मैंने दे रखे हैं 25% फीमेल प्रोजेनी कैरी द जीन फॉर द बोथ
हीमोफीलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस। बेटा ये दो फीमेल हैं XX, तो ये 100% हो गई। ठीक है, अगर आप इसमें से बात करोगे इसकी या चारों में से बात करोगे फीमेल की, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर दोनों प्रोजेनिकली जीन हैं, C फॉर द कलर ब्लाइंडनेस एंड द H फॉर द हीमोफीलिया। पहली स्टेटमेंट सही हो गई। दूसरे 25% मेल प्रोजेनी कैरी ओनली द जीन फॉर द हीमोफीलिया। ठीक है भाई, 100 है, 100 में से एक अफेक्टेड है, HY है, तो ये कैसे हो गई 25 हो गई, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे 25% फीमेल प्रोजेनी कैरी ओनली द जीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। क्या इसमें कहीं पे एच है बेटा? नहीं, तो क्या यहाँ पर हीमोफीलिया होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ सी आ रहा है, तो दैट इज फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। सही है, तो यहाँ पे लास्ट में दे रखा ऑल ऑफ दिस, तो जो 13th का जाएगा बेटा दैट इज द डी, कि ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 14th क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ आर। अर्थमेटिक का मतलब बेटा जो आराम आराम से हो, जिसमें दो सेल बनी, दो में से एक तो मेरिस्मेटिक होगी और दूसरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परमानेंट में। फिर ये मेरिस्मेटिक में, फिर परमानेंट में, फिर मेरिस्मेटिक में, फिर परमानेंट में। ये है अर्थमेटिक। ठीक है, और दूसरी होती है बेटा जियोमेट्रिक। जियो का मतलब जंप है ना, अर्थ का मतलब आराम से, उस पर्सन को आर्थराइटिस है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे चलेगा, आराम से चलेगा, तो अर्थमेटिक ग्रोथ जो धीरे धीरे। जियोमेट्रिक जिसके केस में हर एक सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दे, दैट इज नोन एज द जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो बेटा अर्थमेटिक पूछे, अर्थमेटिक होगा इन केस ऑफ द रूट इलोंगिनेशन। ठीक है, तो इसका जाएगा ए, दैट इज द रूट इलोंगिनेशन। बेटा नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, व्हेन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व इन द सेम। ये आपका जूलॉजी का भाई, इसमें शायद फर्स्ट आएगा अडेप्टिव कन्वर्जेंस। उसके बाद में है जूलॉजी का क्वेश्चन। बेटा एक बार मैं इसमें देख लेता हूं पेपर में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, दैट इज थ्योरोसॉइड। एक नाम दे रखा है थ्योरोसॉइड। थ्योरोसॉइड या फिर साइड। बेटा ये एक प्रोटीनियस टॉक्सिक है, दिस वन इज द प्रोटीनियस टॉक्सिक, जो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है, बैसिलस थ्रोजेनेसिस। और इसमें ये जो है टॉक्सिक किल द इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को किल करते हैं। तो बेटा इसमें ऑप्शन दे रखे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, एंटीबायोटिक एंड द वीडिसाइड। तो 17th का जाएगा दैट इज ए, इंसेक्टिसाइड। बेटा नेक्स्ट वन जूलॉजी का है, छोड़ो में। उसके बाद में है 19th क्वेश्चन, जूलॉजी बोर्डनी दोनों में आते हैं। क्रोमोसोम फाउंड इन द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला इज। बेटा दो तरह के जेंट क्रोमोसोम हैं। द फर्स्ट वन इज द लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, जो लैम्प की ब्रश के जैसे दिखाई देते हैं, जो ओ साइड में मिलता है। ठीक है, और दूसरा है आपका पोलिटिन क्रोमोसोम, जो ड्रोसोफिला या फिर दूसरे इंसेक्ट की स्लेवरी ग्लैंड में मिलता है। तो बेटा 19th का जाएगा दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 20th क्वेश्चन। देखिए इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो होते सिंपल है, बट कंफ्यूज करने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट हमें ज्यादा लंबी याद रहती नहीं है, तो इसलिए सिंपल होने के बावजूद भी वो थोड़े से कंफ्यूजिबल बन जाते हैं। तो बेटा यहां पर देखो स्टेटमेंट पूछी हुई है कि विच वन इज द अप्रोप्रिएट, कौन सी सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देखो पहली दे रखी है कि होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। क्या होस्ट हमेशा फूड देगा? स्पेस पैरासाइट भी तो होते हैं जो हैबिटेट के लिए होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म के लिए साइन होता है नेगेटिव और जीरो, और कमेंसिलिज्म के लिए होता है पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैच एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। बेटा जो बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म में जो किल करता है उसको प्रीडेटर बोलते हैं, और छोटे साइज वाले को क्या बोलते हैं? प्रे बोलते हैं, जो खाने के लिए उसमें यूज करता है।
तो बिल्कुल सही है ये। डी देखो, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड किल इट। क्या हमेशा इनसाइड रहेगा? नहीं, बाहर भी रह सकते हैं। जैसे मैं बोलूं लाउस, टिक, ये सारे के सारे बाहर की तरफ रहते हैं। तो बेटा 20th का जाएगा, दैट इज सी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है, दैट इज जूलॉजी का है। स्पर्म को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो बेटा इसमें 21st में जाएगा आपका बी, क्रायो प्रिजर्वेशन, या फिर इंक्यूबेटर। भाई देख लेना ये आपका जो भी हो जूलॉजी का। उसके बाद में है ए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्राइटेरिया एक्सेप्ट। उसमें कौन से? बेटा पहला देखो, पहला ही दे रखे हैं स्ट्रक्चरल एंड केमिकल अनस्टेबल, जबकि ये कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो बेटा 22nd का कौन सा जाएगा आपका? दैट इज ए। ठीक है। उसके बाद में मिनरल रिलीजिंग आयन इनहिबिट द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, इसमें बेटा कॉपर आ जाएगा 23rd में। उसके बाद में देखो 24th लैकोप्रिन मॉडल, कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि टॉपिक काफी मेन है। तो बेटा इसमें पूछा गया इन लैकोप्रिन विच प्रोटीन इज नॉट रेगुलेटेड बाय द रिप्रेसर। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा फ्रॉम द जीन जेड। उसके बाद में लैक्टोज परमेज बाय द वाई और ट्रांसएसिटाइलेज बाय द ए। बट जो ट्रिप्टोफैन है वो दूसरा है, दैट इज द ट्रिप्टोफैन मॉडल। तो बेटा यहाँ पर जो सी है दैट इज द रॉन्ग वन, ये गलत है। उसके बाद में बेटा 25th है साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू, दैट इज द मिलोडिगाइना इग्नोक्सिया, दैट इज द टाइप ऑफ निमेटोड। बेटा तो 25 का है, दैट इज बी। ठीक है। उसके बाद में है 26th क्वेश्चन। बेटा डायग्राम दे रखे है, आप देख सकते हो, सेल डिवीजन से रिलेटेड दे रखे हैं। इसमें सबसे जो आसान तरीका है वो लास्ट वाले स्टेप पे चले जाओ, जिसमें दो आपकी इक्वेटोरियल या फिर दो मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन कर रखी है। और आपको पता है कि जो दो मेटाफेजिक प्लेट बनती है बेटा, वो किसके केस में बनती है? ये आपने पढ़ा होगा, ये दो मेटाफेजिक या फिर दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है इन केस ऑफ द एनाफेज फर्स्ट। तो किसके केस में ये दे रखा है, सॉरी मेटाफेज फर्स्ट किस में दे रखा है? दैट इज बी में दे रखा है, मेटाफेज ऑफ मियोसिस। ठीक है। तो इसमें बेटा आपका आ जाएगा आंसर, दैट इज बी, 22nd का बी। दीज आर द टू इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट। और इसमें खास बात कि जो क्रोमोसोम है वो एक ही स्पिंडल से अटैच होगा, ना कि दो से। हर एक क्रोमोसोम एक एक स्पिंडल से ही अटैच है, दो से नहीं है। ठीक है। तो बेटा 26 का बी। 27 कंपटीशन इज मोस्ट फायरेंस बिटवीन। फायरेंस का मतलब बेटा तीव्र, तेज, भयानक, कुछ भी बोल सकते हो आप, यानी कि ज्यादा किस्म होगा। बेटा जो स्पीसीज सेम हैबिटेट में रह रही है, जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है, उनके अंदर ज्यादा मिलेगा। टू और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन द सेम एनवायरमेंट। तो बेटा 27th का जाएगा बी। उसके बाद में एक क्रोमोसोम विद द सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। सब टर्मिनल, एक तरफ छोटी आर्म हो और एक तरफ बड़ी हो, तो दैट इज नोन एज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इसमें आ जाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक। तो ऑप्शन आएगा आपका ए। नेक्स्ट वन है बेटा जूलॉजी का क्वेश्चन है ये, इसमें 30 क्वेश्चन बता रहा था भाई। चलो उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 32। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द फंगल क्लासिफिकेशन। फंजाई को अगर क्लासिफाई करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो किस किस का यूज करना पड़ेगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम बिल्कुल सही है, सेप्टेट, ए सेप्टेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोन्योसाइट। मोड ऑफ स्पोर बिल्कुल है, हमने स्पोर भी पढ़े हुए हैं, क्लेमाइड स्पोर, जू स्पोर, ओइडिया, कोनेडिया, ये हमने पढ़े हैं। फ्रूटिंग बॉडी हमने पढ़ी है, एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस में होते, बाकी में नहीं है।
तो हम बेटा इन तीनों का यूज कर सकते हैं, तो 32 में आ जाएगा, दैट इज डी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ द डेड सेल्स। तो बेटा कोलन का इमा लिविंग है, सिव ट्यूब कौन सी है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, उसमें 3 लिविंग होती है और 1 डेड होती है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, जो फैलम है जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, जिसके ऊपर डिपोजिशन आ जाता है आपका सुब्रीन का, दैट इज द डेड। तो बेटा दैट इज द फैलम, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज बी। बेटा नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36, रीड द स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा सेल डिवीजन से काफी आ रहे हैं, मैंने कल भी बोला था कि हम इसका कंप्लीट वीडियो देखेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीटली डील करेंगे। तो इसमें देखिए सेल डिवीजन से रिलेटेड है, माइटोसिस प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें आपको करेक्ट बतानी है। तो ए सही हो गई। बी में कह रहा है कि मियोसिस इंट्रोड्यूस वेरिएशन ड्यू टू द जीन एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। जो मियोसिस है वो रिकम्बिनेशन या फिर वेरिएशन के लिए हेल्पफुल है। जो उसमें पैकेटिन फेज है, दैट इज द रिकम्बिनेशन फेज, जहां पर क्रोमोसोम के आर्म्स एक्सचेंज होती है। सी है आफ्टर एनाफेज क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड। बेटा सिर्फ एनाफेज बोला है, एनाफेज अगर मान लो ऐसा है और ये सेपरेट आउट हो जाए तो क्या इसमें 2 क्रोमेटिड होगी? नहीं, सिर्फ एक ही क्रोमेटिड है। तो जो सी है दैट इज द रोंग। डी है एनाफेज 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ द गैमेट। तो बेटा ये बी क्या है आपकी सही है, ठीक है। तो सिर्फ सी को छोड़ के बाकी की सारी कैसी हैं सही है। तो बेटा 36 का आ जाएगा आपका, दैट इज C1, ठीक है। 36 का जाएगा सी आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे 40, बॉटनी का भाई 40, Which of the following is generally present in the dicot but absent in the monocot stem? ऐसी कौन सी चीज है जो डाइकोट स्टेम में तो क्या होगी प्रेजेंट होगी, बट मोनोकोट स्टेम में क्या रहेगी बेटा एब्सेंट रहेगी, ठीक है। आप सिर्फ लास्ट 6 को छोड़ दो, एपिडर्मिस को, ना तो मोनोकोट में एंडोडर्मिस होगी, ना पेरिसाइकिल होगी, ना मेडुलरी होगी, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एपिडर्मिस मिलती है, हाइपोडर्मिस मिलती है, उसके बाद में जो पिथ है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है वहां पर, ठीक है। तो एग्जैक्ट पिथ नहीं रहती है, और ना वहां पर ये आपकी मेडुलरी वगैरह बनती है। तो ऑल एक्सेप्ट 6th, तो बेटा इसमें आएगा आपका D1। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 के बाद में, दैट इज 42। Based on the source of nutrition of food, organism occupy a specific place in the food chain which is known as the, बेटा दैट इज टॉपिकल लेवल। उसको हम टॉपिकल लेवल बोलते हैं। जो फूड चेन में सबसे पहले आ रहा है वो सबसे पहले रखा जाएगा। जो कार्निवोरस है वो टॉप कंज्यूमर में आएंगे या फिर टॉप टॉपिकल पोजीशन के ऊपर आते हैं। तो 42 का जाएगा बेटा ए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 46। Pollutants from main activities like effluents from the industry and homes can radically accelerate the aging process known as, बेटा एजिंग किसकी बात कर रहा है? वाटर सोर्स की, ठीक है। तो एजिंग ऑफ लेक या फिर पॉन्ड नोन एज द यूटोपिफिकेशन। तो बेटा ये किसको एक्सेलरेट करेगा? एजिंग ऑफ लेक को एक्सेलरेट करेगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है बेटा उनकी अमाउंट हर टॉपिकल लेवल पे इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उनको डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम है वो नहीं होते हैं नेचर में, तो इसलिए उनकी अमाउंट हर टॉपिक के लेवल पे बढ़ती जाती है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बेटा बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये आगे डील करेंगे हम। तो इसमें आ जाएगा आपका सी, दैट इज एक्सेलरेटेड यूटोपिफिकेशन। बेटा 46 के बाद में आपका 48, ठीक है। 48 में पीपीएल, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पीपीएल इज द प्रोकैरियोटिक सेल, सही है। डब्ल्यूबीसी शो एमीबॉडल मूवमेंट, सही है। मेसोसोम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गलत है। माइक्रो बॉडीज आर द सेल ऑर्गनली,
बेटा ये एक्चुअली में सेल ऑर्गेनली नहीं है, माइक्रो बॉडीज हैं जो छोटी है, कोई स्पेसिफिक इनका काम नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स हैव द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, इनमें जो एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनली है वो क्या होती है, एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सी गलत हो गई है, सी गलत है बेटा, और जो ई है वो भी गलत है, तो सी और ई क्या है, गलत है, बाकी की कैसी आपकी सही है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका डी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 50। वन सेट ऑफ प्लांट, ये लास्ट वाले से है, फोटो पीरियडिज्म से, कि आप किसी भी प्लांट को इक्वल लाइट या फिर शेडिंग एरिया में रख रहे हो, आपने डार्क फेज में उसको लाइट का फ्लैश दे दिया तो वो आगे फ्लोरिंग नहीं दे रहा। इसका मीन क्या हो गया, उसके लिए डार्क फेज क्या हो गया, ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। तो बेटा जो डार्क फेज जो ज्यादा जरूरी हो गया वो किसके केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इन केस ऑफ द आपका शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो रात कैसी होती है, लंबी होती है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका सी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है आपका 53rd क्वेश्चन। 53rd में कह रहे हैं कि हाईली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर बॉडीज मीन, बेटा जहां पर बीओडी की अमाउंट ज्यादा होगी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, तो वाटर क्या होगा, उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा। तो हम ये कहते हैं कि बीओडी की डिमांड इज इक्वल टू द, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल्यूटेड वाटर। जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा क्या हो गया, वो पोल्यूटेड वाटर होगा, क्योंकि बेटा वहां पर जो माइक्रोब्स है वो काम करेंगे, तो उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। और अगर माइक्रोब्स ज्यादा है तो मतलब वहां पर वाटर की क्वालिटी कैसी है, खराब है। तो यहां पर बेटा 53rd का आ जाएगा, दैट इज सी। उसके बाद में नेक्स्ट वन 54, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज ई कोलाई इन द एग्रोबैक्टीरियम। जो एग्रोबैक्टीरियम तुमने फेस है दैट इज नोन एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, जिसको आप जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हो। तो बेटा 54 का जाएगा यहां पर, दैट इज डी। उसके बाद में है बैसिलस थ्रोनजेनेसिस इज वाइडली यूज एज बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल बनाने के लिए हम क्राइजीन का यूज करते हैं। जो एक क्राइजीन है वो कहां से निकाला जाता है, फ्रॉम द बैसिलस थ्रोनजेनेसिस से निकाला जाता है, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कहां पर मिलेगा बेटा, सॉइल में मिलता है। और जो एक क्राइजीन जो एक्टिवेट होगा, गेट एक्टिवेट इन एल्केलाइन या फिर बेसिक मीडियम, तो जिसकी वजह से ये हम जैसे जो बड़े वर्टिब्रेट है उनमें एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो दिस वन इज द इंसेक्टिसाइड। तो 55 का जाएगा बेटा ए। उसके बाद में नेक्स्ट वन है 56, इन द C4 साइकिल द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 मॉलिक्यूल। बेटा तब CO2 आती है तो उसको पेप कैप्चर करता है, दैट इज द फोस्फोइनोल पायरुवेट। फिक्स करवा के क्या बनाता है, OAA, दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है 4 कार्बन का, लेकिन आया क्या, पेप, और पेप को फिक्स करवाने वाला कौन है, दैट इज द पेपकेज या फिर कार्बोक्सिलेज। तो बेटा इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट वन, दैट इज आपका 59th क्वेश्चन। इसमें बेटा आपको इनकरेक्ट बतानी है, यानी कि जो एप्लीकेबल नहीं है वायरस पे, वो सिंपल से लास्ट वाले पे चले जाओ। द वायरस रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन द एब्सेंस ऑफ द होस्ट। क्या वायरस बिना होस्ट के रेप्लिकेट कर सकता है, नहीं। तो बेटा डी स्टेटमेंट कैसे हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई, ठीक है। उसके बाद में है बेटा क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आपका। तो इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मैच पेयर, वायरोइड नेक्ड इन्फेक्टिव आरएनए, बिल्कुल सही है। पायरोन इन्फेक्शन प्रोटीन अफेक्टिंग ओनली प्लांट, गलत, ये तो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, वायरोइड प्लांट्स को करते हैं। कैप्सिड प्रोटीन कोड ऑफ द वायरोइड, बेटा वायरोइड पे तो कोई प्रोटीन कोड होती नहीं है, वो तो नेक्ड होते हैं।
फाइटोफेज यानी कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले, दे हैव द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो पहले को छोड़ के बाकी सारे के सारे गलत दे रखे हैं। तो बेटा 60 का जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर है इसके बाद में आपका 62। इसमें बेटा के प्लांट अडेप्ट टू लो लाइट इंटेंसिटी है। देखो अगर वो कम लाइट में है तो क्या रूट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या लीफ स्पाइन में कन्वर्ट होगी? नहीं, वो तो वाटर शॉर्टेज में होती है। हायर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन देन द सन प्लांट, गलत। इसमें लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट देन द सन प्लांट, क्योंकि बेटा इनको अपना काम चलाना है तो ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं। इनके जो प्लास्टिड होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट तरीके से अरेंज होने स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका ए। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर्स। प्यूरिन्स में दे रखा है नाइट्रोजन बेस, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो बेटा ये तो गलत हो गया, ये तो क्या पायरिमिडिन है। तो पहला ऑप्शन ने कैसे दे दिया? यहाँ पर गलत दे दिया, ठीक है। तो 64 का आ जाएगा यहाँ पर ए। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ पोलिनेशन एंड फैसिलिटिंग द हाई क्रॉप यील्ड, यानी कि जो पोलिनेशन में और पैदावार को बढ़ाने में हेल्प करे। तो बेटा डेयरिंग, क्या गाय भैंस हेल्प करेगी? नहीं। फिशरी नहीं करेगी। सेरिकल्चर नहीं। लास्ट यहां पर आता है आपका एपीकल्चर, ठीक है, जो मधुमक्खी पालन है, जो मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होती है, और इंसेक्ट में भी किसे बेटा? बी से। तो 65 में यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर होगा बेटा? 65 तक हो गए थे। नेक्स्ट वन इज द 66 क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट दे रखी है और आपको इनकरेक्ट बतानी है। देखो इसमें कौन कौन सी गलत दे रखी है। पहली दे रखी है फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी। बेटा रोजी एक काउ थी, ना कि बफेलो थी, तो ये गलत हो गई। उसके बाद में आपकी के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल, गलत है, वो तो कट करने के लिए होते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सही है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज इन द ट्रांसफर ऑफ द आरडीएनए इनटू द होस्ट, सही है। तो बेटा यहाँ पर ए और बी क्या है? गलत, और बाकी के क्या है यहाँ पर? सही है। तो आपको इनकरेक्ट बतानी है, तो ए और बी गलत है। तो बेटा 66 का जाएगा, दैट इज आपका डी। उसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका प्लांट और एनिमल सेल के बीच में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बेटा सी पे आओ, बाकी तो सिंपल है, सी पे आओ। एनिमल में कह रहा है एनास्टल और प्लांट में कह रहा है कि एस्टल सेल डिवीजन, तब की उल्टा होना चाहिए। एस्टल का मतलब जिसमें स्पिंडल हो, और एनास्टल का मतलब जिसमें ना हो, यानी कि जिसमें सेंट्रोल का यूज हो रहा है और जिसमें नहीं हो रहा है। एनिमल में की सेल में तो बेटा सेंट्रोल का यूज होता है, ऐसे दो सेंट्रोल रहते हैं। और जबकि जो प्लांट सेल रहती है वहां पर सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वहीं से ही स्पिंडल अराइज करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर रहते हैं जहां से। तो सेंट्रियल क्या रहता है बेटा? एब्सेंट। तो दिस वन इज द एस्ट्रल कंडीशन एंड दिस वन इज द एनास्ट्रल कंडीशन। तो उल्टा दे रखा है बेटा यहां पर। तो इसका आ जाएगा आपका 67 का, दैट इज सी। बेटा उसके बाद में है 68 जूलॉजी का था। बाकी सिंपल से बियर गो इनटू द, बेटा विंटर में जा रहे तो विंटर के लिए वर्ड आता है हाइबरनेशन। कोड ही बना सकते हो आप, HW। होमवर्क देती थी मैडम घर पे, तब छोटे बच्चे थे। तो H का मतलब हाइबरनेशन, और हाइबरनेशन के दैट इज द विंटर स्लीप, विंटर स्लीप है। एस्टिवेशन क्या है बेटा? समर स्लीप है। ऐसे नोड, साइनोएटल नोड, जूलॉजी में आप पढ़ते हो, तो यहां पर आपका ये, तो इसमें बेटा आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है। देख लेना, बाकी जूलॉजी वाले से बताएंगे आपको। उसके बाद में 69, ये तो टाइफाइड का है, ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड किया था इसने। इसके बाद में बेटा नॉनसेंस कोडोन पार्टिसिपेटिंग, देखो मॉलिक्यूलर से आ रहा है, कोडोन से रिलेटेड। नॉनसेंस, बेटा नॉनसेंस कोडोन ऐसा जिसके बदलने से प्रोटीन की फॉर्मेशन रुक जाए, उसको आप नॉनसेंस कोडोन बोलते हो। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि UAC था, C रिप्लेस हो गया किससे? G से, और यहां पर आ गया G, UAG स्टॉप कोडोन बन गया। पहले तो वो कैसा था? फंक्शनल था। अभी UAG आते ही प्रोटीन की फॉर्मेशन रुक गई, दैट इज द स्टॉप कोडोन।
तो बेटा इसमें आओ, टर्मिनेटिंग मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये प्रोटीन बनना क्या कर देगा, रोक देगा। तो बेटा 17 तक का जाएगा, दैट इज सी। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर की वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन 1। बेटा फैट की होती है 0.7, प्रोटीन की आपकी 0.9, कार्बोहाइड्रेट की 1। तो इसमें आपका जाएगा सी ग्राउंडनट, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट ही रहते हैं, बाकी दोनों कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो, राइस, तो इनकी वैल्यू एक ही मिलेगी। तो 71 का बेटा सी। उसके बाद में डैश इज नॉट द जनरली सीन इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बेटा एंटीजन भी रहेगा, क्योंकि वहीं पर मिलती है तो विलुप्त होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज काफ़ी मिलती है लेकिन सेंसिटिव होती है। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी बेटा कम होगा, क्योंकि एक तो स्पीसीज रिचनेस काफ़ी ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जो इसकी सिक्योरिटी रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी नहीं होगी। लेकिन जो लास्ट दे रखे लेसर इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, गलत, हाई स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होता है। तो बेटा दैट इज द D1 इज द रॉन्ग। एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दे रखी है। उसके बाद में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की क्लोजनिंग के लिए बेटा कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज द मैलिक एसिड, ए, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है आपका, विनेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। बेटा वही वीन, मिडिव और विनलेट्स का अरेंजमेंट। तो 75 में आ जाएगा आपका सी। 76 बेटा ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल दे रखा है, डैमेज टू हियरिंग इज कॉज्ड बाय द साउंड विच एक्सीड। किससे ज्यादा की साउंड हमारे कानों को नुकसान कर सकती है, खराब कर सकती है। देखो जो नॉर्मल हमें बातचीत के लिए चाहिए वो कितनी चाहिए, 30 to 60 के राउंड चाहिए। अगर 80 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। और जो जेट प्लेन रहते तो वो अपटेक करते तो वो 150 डेसिबल को साउंड को क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। तो बेटा इसमें कहीं पर भी 150 तो नहीं दे रखे हैं, बट जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज द 120, वो हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर 120 आना चाहिए, दैट इज द D1। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है, आपको मैच करना है 77 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं, 4 में से मैचिंग करनी है, कहीं पे भी आपने 2 मिला दिया सबसे सही है। 21 नंबर डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम हो गया, तो 4th किससे मिलेगा, ए से। उसके बाद में देखो आपका मेटाबॉलिक एरर, ऑटोसोमल ट्रेट पढ़ा था हमने कल, PKU, एंजाइम एब्सेंट हो जाते हैं, तो 3rd, 2nd से। उसके बाद में जब आप मिलाओगे तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा दैट इज सी। तो 77 का जाएगा आपका सी। उसके बाद में बेटा 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन सेक्रेड ग्रोव ऑफ इंडिया। सेक्रेड का मतलब बेटा पवित्र है ना, जिसे धार्मिक आस्था जुड़ी हो उसको आप सेक्रेड बोलते हो। तो यहाँ पर ये असम की 2 हिली एरिया खासी एंड जयंतिया जो काफी पवित्र मानी जाती है, यहाँ पर कटिंग अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 78 में सी। उसके बाद में बेटा 79, फीमेल हेट्रोगेमेटिक ग्रास ऊपर दे रखी है, जबकि फीमेल की जो कंडीशन रहती है बेटा वो XX रहती है, तो यहाँ पर आ जाए आपका सी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर आपका 82, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल का वैसे तो, बट इसमें आ जाएगा बेटा आपका स्टीरोल, 82 का ए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट लाइन पे जाओ, NRE कैन बी जॉइंट टू फॉर्म ए रिकम्बिनेंट DNA। एंड को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बेटा ग्लू ऑफ मोलिकुलर बायो किसको बोलते हैं, लाइगेज को, ठीक है। तो DNA लाइगेज आएगा इसमें, तो 83rd का दैट इज डी। सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटा जेनेटिक्स वाले चैप्टर से हम, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो दैट इज सी। 85 बेटा मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज, बेटा जो मेनली जो पोलिनेशन होता है प्लांट्स में मोस्टली एंजियोस्पर्म है, तो उसमें इंसेक्ट के थ्रू होगा। इंसेक्ट के अलावा वहां पर हम बोले स्नेक हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स, उनसे भी होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट इज बायोटिक एजेंट फॉर द पोलिनेशन, ठीक है। तो 85 का आएगा आपका ए।
बेटा नेक्स्ट वन इज 87। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट गलत दे रखी है, दूसरी सही दे रखी है, और तीसरी सही दे रखी है, और चौथी यहाँ पर गलत दे रखी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 87 का जाएगा, दैट इज डी। उसके बाद में 88, बेटा इसमें आएगा डी। सिंपल से स्टेटमेंट ही दे रखी, कुछ समझाने लायक है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोकोनट मिल्क कंटेन, बेटा इसमें होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, जो टिश्यू कल्चर के अंदर यूज करा जाता है। अगर लैब में साइटोकाइनिन हार्मोन ना हो तो कोकोनट वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता है। और ये लास्ट बेटा आपका जूलॉजी का है, ऑर्गन ऑफ सी शेप, दैट इज ड्यूडेनम। तो यहाँ पर ये बेटा ये था आपका बॉटनी का सॉल्यूशन। आप देख रहे हो कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके बॉटनी के, अगर 90 क्वेश्चन है तो नियर अबाउट बेटा आपके 60 या फिर 65 क्वेश्चन आपके बॉटनी से, और वो भी 11th से। तो बेटा जो एनटीए है दैट इज नेशनल टेस्ट अभ्यास, और मैंने कल भी बोला था नेशनल टेस्ट एजेंसी वही इन पेपर को डिजाइन करने लग रही है। तो जिस भी बच्चे ने ये नीट एग्जाम तक सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लगा लिए, सारे के सारे क्वेश्चन टिक कर लिए, ये मान के चलो कि उसका सिलेक्शन होने का चांसेस कई टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि जो एजेंसी है जो पेपर डिजाइन करके वही इस ऐप को कंट्रोल करने लग रही है, तो वो अपने अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन देने लग रही है। तो प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ ही दिन बचे हैं, आप पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में एनटीए को करते जाओ। जितने भी टेस्ट आज 98 हो गए हैं, अगर किसी ने सारे लगाए तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो प्लीज़ पीछे का अपना करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खास करके जो बायो का पोर्शन है वो तो सभी का जरूर कर लें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 है और अकेले बायो के 90 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है। अगर नहीं करे तो आप सिर्फ और सिर्फ बायो का भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेटा साधारण क्लासेस के ऊपर जैसे मैंने बॉटनी का सॉल्यूशन दिया है वैसे ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी का भी मिलेगा। तो प्लीज़ साधारण क्लासेस के साथ में जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि करंट वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से ही मिलेगी। So please press the bell icon for the latest update. Thank you so much.